नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में 1 फरवरी 2023 का CDP का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए क्लास शुरू करते हैं। आपको 1 से 15 तक क्वेश्चन पहले की क्लास में सॉल्व करा दिए गए हैं। आज की क्लास में 15 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों 60 नंबर का क्वेश्चन है। 16 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा की भावना का पालन नहीं करता है? ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है पृथकीकरण और नामीकरण। पृथकीकरण और नामीकरण समावेशी शिक्षा की भावना का पालन नहीं करता है, जबकि विभेदित निर्देश सीखने के लिए नामीकरण, सहयोगपूर्ण सीखना, भयमुक्त सीखना और स्वतंत्र और सहज रूप में सीखने में समावेशी शिक्षा की भावना का पालन ये करता है। समावेशी शिक्षा होती क्या है दोस्तों? समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो सभी के लिए शिक्षा की बात करती है। समावेशी शिक्षा में बच्चों को एक साथ बैठाकर एक ही स्कूल में शिक्षा प्रदान की जाती है। यह भेदभाव रहित शिक्षा प्रणाली है जो सभी बच्चों के लिए शिक्षा की बात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17 क्वेश्चन, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसके अनुभवों को साझा करने की अनुमति देनी चाहिए? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से है स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन है अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली कक्षा में एक शिक्षक को सभी समूहों के बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करने की अनुमति देनी चाहिए। वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली कक्षा में एक शिक्षक को कुछ निम्न कार्य करने चाहिए, जैसे कि उनके बारे में अधिक जानकारी एकत्र करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। पाठ्यचर्या बच्चों के वास्तविक जीवन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए और समूह के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को दूर करने के लिए अपने सांस्कृतिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन है, शारीरिक गतिक विकलांगता से जूझते छात्रों को समायोजित करने के लिए स्कूलों को पहुंच और बाधा मुक्त वातावरण की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल हों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? पहला है पहिया कुर्सी व्हीलचेयर, दूसरा है वॉकर, तीसरा है हैंड रेल के साथ रैंप और चौथा है उभरा हुआ टाइल और पांचवा है ब्रेल प्रणाली। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है पहिया कुर्सी व्हीलचेयर, पहिया कुर्सी और व्हीलचेयर, दूसरा है वॉकर, तीसरा है हैंड रेल के साथ रैंप। इन 3 प्रावधान के अलावा भी कुछ और हैं, जैसे कि भूतल पर कक्षाओं का आयोजन और शौचालय की सुविधाजनक व्यवस्था, पीने के पानी की उचित व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता से जूझने वाले छात्रों की विशिष्ट पहचान विशेषताएं हैं? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से है। 19 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देते हैं, वर्तनी में गलती करते हैं। अधिगम अक्षमता से जूझने वाले छात्रों की विशिष्ट पहचान विशेषता यह है कि ये पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देते हैं, वर्तनी में गलती करते हैं। अधिगम अक्षमता से जूझने वाले छात्रों के बुद्धि परीक्षणों का संचालन करके एक अधिगम अक्षमता वाले छात्रों की पहचान की जा सकती है। अधिगम अक्षमता से जूझने वाले छात्रों की पहचान इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे छात्र अति सक्रियता के शिकार होते हैं, सामान्य समन्वय का इनमें अभाव रहता है, भावनाओं के प्रति अस्थिरता होती है और पाठ्य सहगामी क्रियाओं में अरुचि रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20 नंबर का क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन इस प्रकार से हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन है प्रतिभाशाली बच्चों की सीखने की विशिष्ट ज़रूरतें होती हैं, जिन्हें अक्सर कक्षाओं में नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ऐसे बच्चे
जिनकी मानसिक आयु, योग्यता एवं क्षमता अपने आयु वर्ग के बच्चों से अधिक होती है। प्रतिभाशाली बच्चा कहा जाता है ऐसे बच्चों को। ऐसे बच्चों की अभिव्यक्ति में नवीनता और जिज्ञासा सदैव बनी रहती है, इसलिए इस प्रकार के बच्चों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इन बच्चों में बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है। इन बच्चों की सीखने की कुछ विशिष्ट ज़रूरतें होती हैं जिन्हें अक्सर कक्षाओं में नज़रअंदाज कर दिया जाता है ताकि सामान्य बच्चों के साथ इनका समन्वय स्थापित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21 क्वेश्चन। माध्यमिक कक्षाओं में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को किसके द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए? 21 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 का डी ऑप्शन है पूछताछ और जांच की प्रक्रियाओं के माध्यम से। माध्यमिक कक्षाओं में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को पूछताछ और जांच की प्रक्रियाओं के माध्यम से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ऐसी क्रियाओं में बच्चे सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं और स्वयं के द्वारा करके सीखने का अवसर उपलब्ध हो जाता है इनको, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उनकी रुचि बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22 क्वेश्चन। कथन ए है समकक्षियों से चर्चा व संवाद की शिक्षण शास्त्रीय पद्धतियाँ समस्या समाधान के कौशल के विकास में बाधा डालती हैं। तर्क आर है अधिगम की प्रक्रिया का स्वरूप व्यक्तिवादी है ना कि सामाजिक। सही विकल्प चुने दोस्तों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन इस प्रकार से है स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। समकक्षियों से चर्चा व संवाद की शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियाँ समस्या समाधान के कौशल में बाधा डालती है। ये गलत है क्योंकि समकक्षियों से चर्चा व संवाद की शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियाँ समस्या समाधान के कौशल में सहज अवसर उपलब्ध कराती हैं और अधिगम की प्रक्रिया का स्वरूप व्यक्तिवादी है ना कि सामाजिक। यह तर्क गलत है क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी होता है और उसी के अनुरूप वह अधिगम करता है, इसलिए ए और आर दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23 क्वेश्चन है एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 23 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा महारत उन्मुख। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को महारत उन्मुख लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए लक्ष्य निर्धारण करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लक्ष्य निर्धारण के द्वारा बच्चे अपने समय और संसाधनों को अधिक कुशलता से केंद्रित करना सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 24 क्वेश्चन। एक व्यक्ति की धारणाएं उसके सीखने पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धारणा सीखने पर एक सकारात्मक प्रभाव डालेगी? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है अच्छे या बुरे अंक लाना अपने प्रयास पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति की धारणाएं उसके सीखने पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं अच्छे या बुरे अंक लाना अपने प्रयास पर निर्भर करता है। ऐसी धारणा सीखने पर एक सकारात्मक प्रभाव डालेगी। एक व्यक्ति की सकारात्मक धारणाएं व्यक्ति को जीवन की परिस्थितियों में सामंजस्य बैठाने और प्रत्येक परिस्थितियों को सहज रूप में स्वीकार करने की क्षमता का विकास करती है और स्वयं के प्रति एक दूसरे के प्रति सकारात्मक धारणाएं विकसित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25 क्वेश्चन। संरचनावाद का सिद्धांत है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन है संरचनावाद का सिद्धांत सीखने में अधिगमकर्ता की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है जिससे वह संसार के बारे में खुद की समझ बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन है बच्चे निम्न में से किस आधार पर अगले ज्ञान का निर्माण करते हैं? 26 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से है। 26 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है जो वह पहले से समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 27 क्वेश्चन। संज्ञान व संवेगों के बारे में कौन सा कथन सही है? कथन इस प्रकार से हैं। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है संज्ञान व संवेग एक दूसरे से गुथे हुए हैं, वह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 28 क्वेश्चन। क्वेश्चन है किन शैक्षिक परिणामों द्वारा छात्रों में सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता?
28 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। 28 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है निष्क्रिय सुनने के कौशल। निष्क्रिय सुनने के कौशल शैक्षिक परिणामों द्वारा छात्रों में सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि निष्क्रिय श्रवण से अधिगम भी निष्क्रिय हो जाता है और यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अरुचि उत्पन्न करता है, जबकि अन्वेषण और प्रयोग अधिसंज्ञानात्मक कौशलों का विकास और चर्चा और बहस के द्वारा छात्रों में सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 29 क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन है विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों को निपटने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण क्या सुझाव देता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 29 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु चर्चा को मौके मुहैया करवाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन। कथन ए है स्कूलों को माता पिता को किसी भी तरह से उनके बच्चों की शिक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए। तर्क है समुदाय के साथ संपर्क स्थापित करने से विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है। सही विकल्प चुनें दोस्तों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन इस प्रकार से स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। कथन ए स्कूलों को माता पिता को किसी भी तरह से उनके बच्चों की शिक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए कथन गलत है, क्योंकि बच्चों की शिक्षा में माता पिता को शामिल करने से विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण अधिगम में सहायता मिलती है और बच्चों को परिवेश से जुड़ाव महसूस होता है। और तर्क आर दिया है समुदाय के साथ संपर्क स्थापित करने से विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है। गलत है, क्योंकि समुदाय के साथ संपर्क स्थापित करने से विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण अधिगम में सकारात्मक रूप से वृद्धि होती है। ए और आर दोनों गलत हैं। इसलिए बस आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।